नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कि हमारी पृथ्वी, हमारा ये चट्टानी ग्रह बना कैसे था। लेकिन एक चट्टान से इस खूबसूरत नीले ग्रह तक का सफर एक चीज के बिना बिल्कुल अधूरा है, और वो है हमारा वायुमंडल, यानी हमारा एटमॉस्फेयर। तो सवाल ये है कि ये हवा आई कहाँ से। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, पृथ्वी को अपनी हवा मिली कैसे। देखिए, ये कोई एक झटके में हुआ काम नहीं था। ये तो अरबों सालों में फैली एक कमाल की कहानी है, जिसमें पहले कुछ बना, फिर वो तबाह हुआ और फिर कुछ बिल्कुल नया बना। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझनी जरूरी है। ये जो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है, ये असल में गैसों का एक कंबल है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है। पर कभी सोचा है, ये सारी गैसें उड़कर स्पेस में क्यों नहीं चली जाती? जवाब है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। हमारी पृथ्वी का मास इतना ज्यादा है कि उसकी खिंचाव इन गैसों को पकड़ कर रखती है। अगर ये ग्रेविटी ना होती तो कोई वायुमंडल होता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए कहानी के पहले अध्याय पर चलते हैं। ये थी पृथ्वी की पहली कोशिश, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। और जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये कोशिश ज्यादा देर चली नहीं। जरा सोचिए, जब हमारा सोलर सिस्टम बन ही रहा था तो चारों तरफ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। तो शुरुआती पृथ्वी ने अपना पहला वायुमंडल सीधे उसी बादल से पकड़ लिया, और इसलिए इसमें वही गैसें थीं जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हैं और सबसे हल्की भी, हाइड्रोजन और हीलियम। आज की हवा से ये इतना अलग था कि इसमें हम एक सेकंड भी सांस नहीं ले पाते। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारा सूरज, जो आज हमें इतना शांत और स्थिर लगता है, वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यानी अस्थिर और गुस्सैल था। और बस इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो ये पहला वायुमंडल आखिर गायब कैसे हो गया? इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, उस नौजवान सूरज से लगातार जबरदस्त सोलार फ्लेयर्स निकल रहे थे। दूसरा, इन फ्लेयर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल्स का एक भयानक तूफान उठा, जिसे हम कहते हैं सोलर विंड, और इसने सीधा पृथ्वी पर हमला बोल दिया। और तीसरा, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही हल्की गैसें थी, पृथ्वी की कमजोर ग्रेविटी उन्हें इस तूफान से बचा ही नहीं पाई। नतीजा, पूरा का पूरा वायुमंडल झाड़ू की तरह साफ हो गया। और इसके बाद जो बचा वो था बस एक नंगा चट्टानी ग्रह। कोई हवा नहीं, कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं। पृथ्वी को अब सब कुछ जीरो से शुरू करना था। अब आता है कहानी का दूसरा और बहुत ही ड्रामेटिक चैप्टर। इस बार वायुमंडल कहीं बाहर से नहीं आया, इस बार वो पैदा हुआ खुद पृथ्वी के अंदर से। ये एक तरह का फायरी रीबर्थ था। इस प्रोसेस का एक टेक्निकल नाम है डीगैसिंग। इसे ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी बन रही थी तो बहुत सारी गैसें उसके पिघले हुए कोर और मैंटल में फंस गई थीं। तो डीगैसिंग का सीधा सा मतलब है उन्हीं फंसी हुई गैसों का बाहर निकलना। और ये काम किया लाखों ज्वालामुखियों ने, जो उस वक्त पूरी धरती पर लगातार फट रहे थे और अंदर की गैसों को बाहर फेंक रहे थे। और इन ज्वालामुखियों से जो गैसें निकलीं वो पहले वाली गैसों से बहुत अलग थीं। ये भारी थीं। इनमें सबसे ज्यादा था वाटर वेपर, यानी पानी की भाप, और कार्बन डाइऑक्साइड। भारी होने की वजह से पृथ्वी की ग्रेविटी ने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया। सोलर विंड तो अब भी चल रही थी, लेकिन इस नए भारी वायुमंडल को वो उड़ा नहीं पाई। और अब हम आ चुके हैं कहानी के तीसरे और आखिरी मोड़ पर। देखिए, दूसरा वायुमंडल तो बन गया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थी, पर सांस लेने वाली ऑक्सीजन वो नहीं थी। ये जो आखिरी और सबसे जरूरी बदलाव आया, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जीवन था। इस जादुई प्रक्रिया का नाम हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। समंदर में पैदा हुए शुरुआती माइक्रोब्स जैसे सायानोबैक्टीरिया ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके लिए वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और समंदर से पानी लेते थे, और इस पूरी प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट था, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो थी एक नई गैस, ऑक्सीजन। यकीन मानिए, ये हमारे ग्रह के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। जीवन से पहले वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ था और फ्री ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। लेकिन जब इन छोटे छोटे जीवों ने अरबों सालों तक ऑक्सीजन को वेस्ट की तरह बाहर फेंकना जारी रखा, तो उन्होंने पूरे ग्रह का केमिकल मेकअप ही बदल दिया। उन्होंने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया और उसे ऑक्सीजन से भर दिया। उन्होंने वो दुनिया बनाई जिसमें आज हम सांस लेते हैं। तो अरबों सालों की इस लंबी कहानी को अगर हमें कुछ ही पलों में समेटना हो, तो चलिए इसका एक क्विक समरी करते हैं। तो पूरी कहानी क्या है? स्टेप 1,
ग्रेविटी ने वायुमंडल के लिए एक स्टेज तैयार किया। स्टेप 2, सूरज के तूफान ने पहली कोशिश यानी हल्के वायुमंडल को तबाह कर दिया। स्टेप 3, ज्वालामुखियों ने डिगैसिंग के जरिए एक दूसरा भारी वायुमंडल बनाया। और स्टेप 4, जीवन ने फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके इस दूसरे वायुमंडल को हमारे आज के ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल में बदल दिया। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि हमारा वायुमंडल बना कैसे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आज इसमें एग्जैक्टली है क्या? सिर्फ ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना? तो फिर नाइट्रोजन कितनी है, आर्गन और दूसरी गैसों का क्या रोल है? यही सवाल हमें हमारे अगले विश्लेषण की ओर ले जाता है। तो नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने ये समझा था कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर मतलब हमारा वायुमंडल आखिर बना कैसे था। तो अब जब ये बन चुका है तो चलिए आज जरा इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। कभी सोचा है कि जब हम एक गहरी सांस लेते हैं तो असल में अंदर क्या-क्या ले रहे होते हैं? आज इसी रेसिपी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। ये हवा आखिर बनी किस चीज से है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब वो आपको सच में हैरान कर सकता है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक मिक्सचर है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेसिपी। और आज हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट को समझने वाले हैं। अच्छा, एक आम धारणा है, एक मिसकंसेप्शन। अगर पूछा जाए कि हवा में सबसे ज्यादा क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ऑक्सीजन। जाहिर है, हम सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही सबसे ज्यादा होगी, है ना? लेकिन सच कहूं तो ये सच्चाई से कोसों दूर है। चलिए इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो चलिए हवा की इस रेसिपी में और गहरे उतरते हैं। सोचिए कि हवा एक केक की तरह है, तो हम शुरुआत उन 2 मेन इंग्रेडिएंट्स से करेंगे जो इस केक का मतलब हमारी हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। यही इसका पूरा फाउंडेशन है। जरा इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। कमाल की बात है ना? सिर्फ 2 गैस हैं और वो हमारी हवा का 99% हिस्सा हैं। सबसे ज्यादा 78% पर है नाइट्रोजन और उसके बाद लगभग 21% पर है ऑक्सीजन। सोचिए 78%, ये तो हमारी हवा का 3/4 से भी ज्यादा हुआ। तो ये दोनों गैसें करती क्या हैं? देखिए, नाइट्रोजन जिसका फॉर्मूला है N2, वो एक तरह से शांत, स्थिर पार्टनर है। ये ज्यादा किसी से रिएक्ट नहीं करती, बस वहां मौजूद रहकर हमारे एटमॉस्फेयर को स्टेबिलिटी देती है, उसे एक बल्क देती है। दूसरी तरफ है ऑक्सीजन या O2। ये तो लाइफ की असली पार्टी है। ये वो गैस है जो हम सबको जिंदा रखती है। और पता है, नाइट्रोजन की ये स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील ऑक्सीजन को बैलेंस करती है, वरना तो हर छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में बदल सकती थी। ठीक है, तो 99% की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन उस बचे हुए छोटे से 1% का क्या? असली मजा तो अब शुरू होता है। क्या लगता है, तीसरी सबसे आम गैस कौन सी होगी? कोई अंदाजा? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये रहा वो नंबर 0.93%। अभी सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, 1% से भी कम, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में यही तीसरी सबसे आम गैस का हिस्सा है। तो कौन सी है ये रहस्यमयी गैस? और वो गैस है आर्गॉन। जी हाँ, आर्गॉन। ये एक नोबल गैस है, मतलब ये काफी कह सकते हैं कि असामाजिक है। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती, तो ये बस वहां मौजूद रहती है, एक फिलर की तरह, जो हमारे एटमॉस्फेरिक मिक्सचर में सिर्फ वॉल्यूम जोड़ती है। तो अब तक हमने 99.93% हवा को कवर कर लिया है, लेकिन उस आखिरी सबसे छोटे हिस्से का क्या? कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा असल में यहीं छिपा है। ये बाकी बची गैसें हवा की रेसिपी में मसालों की तरह हैं। आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इनके बिना स्वाद मतलब पृथ्वी का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हवा के 1% के भी 10वें हिस्से से कम की। इन्हें कहते हैं ट्रेस गैसेस, मतलब वो गैसें जो बहुत ही मामूली मात्रा में मौजूद हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर पूरी हवा एक बहुत बड़ा शहर है, तो हम अब उस शहर के किसी एक छोटे से घर की बात कर रहे हैं। और इस छोटे से हिस्से में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन जैसी कई गैसों का पूरा कॉकटेल मिलता है। इनमें से कुछ के नाम तो खबरों में काफी सुने होंगे, है ना? और उसकी बहुत बड़ी वजह है। चलिए इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस करते हैं। इसे अक्सर कहा जाता है ग्रह का प्राइमरी थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मतलब वो चीज जो तापमान कंट्रोल करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यही करती है। ये हमारे ग्रह को गर्म रखने में, यहाँ जीवन को संभव बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है।
ये पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है। जरा इस ग्राफ को देखिए, एक तरफ नाइट्रोजन का इतना बड़ा बार और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना छोटा सा बार, 78% के मुकाबले 0.04% से भी कम। ये सोचना ही कमाल है कि इतनी कम मात्रा में मौजूद एक गैस का हमारे प्लैनेट पर इतना जबरदस्त असर हो सकता है। ये सचमुच स्मॉल बट माइटी वाला केस है। और यहीं से ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट आता है। ये ट्रेस गैसेस का वो खास ग्रुप है जो उस कंबल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में खो जाने से रोकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, बस यही गैसें उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन सी? इसमें जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो हैं वाटर वेपर यानी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सब मिलकर हमारे ग्रह का तापमान इतना बनाए रखते हैं कि यहाँ पर जीवन पनप सके। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो याद रखनी है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, वो एक बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। नाम मिलते जुलते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पेश है हमारी हवा की फाइनल पूरी की पूरी रेसिपी, एकदम सटीक आंकड़ों के साथ। क्या हम सब पूरी तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं? ये टेबल हमें हवा के कॉम्पोजिशन का एक बहुत ही सटीक व्यू देता है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरह से हावी हैं और उनके ठीक बाद आर्गन आता है। और फिर जैसे जैसे लिस्ट में नीचे जाते हैं वो सारी ट्रेस गैसेस दिखती हैं जिनकी हमने बात की। एक मज़ेदार बात बताऊं, इस वक्त हम सबके फेफड़ों में क्रिप्टॉन की भी एक बहुत छोटी सी मात्रा मौजूद है। तो अब हम ये तो जान गए कि हमारी हवा में क्या क्या है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। अगला और शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है, ये सारी गैसेस अरेंज कैसे होती हैं? क्या ये सब बस मिक्स है? नहीं, हमारा वायुमंडल एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें हैं, और अगली बार हम इन्हीं परतों को एक एक करके समझना शुरू करेंगे। सबसे नीचे वाली लेयर से, ट्रोपोस्फियर, यानी वो परत जहां हमारा सारा मौसम बनता और बिगड़ता है। तो इसके ऊपर क्या है, ये जानेंगे अगली बार। कभी ये ख्याल आया है कि ये मौसम आखिर बनता कहाँ है? मतलब ये जो सारी बारिश है, हवा है, तूफान, ये सब आता कहाँ से है? तो आज हम ये काम करते हैं, जमीन से सीधे ऊपर की ओर एक सफर पर निकलते हैं, हमारे वायुमंडल की उस एक सबसे जरूरी परत को समझने के लिए जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। चलिए ट्रोपोस्फेयर की दुनिया की सैर करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। पृथ्वी का सारा मौसम असल में होता कहाँ है? मतलब बारिश, तूफान, बादल, ये सब कुछ? जवाब है हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली और सबसे घनी परत में, और इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ये वही जगह है जहां हम सब रहते हैं, और आज तक मौसम से जुड़ी जिस भी चीज का हमने अनुभव किया है वो सब का सब यही होता है। ठीक है, तो अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ट्रोपोस्फियर आखिर है क्या और इसे हमारी पृथ्वी का वेदर इंजन क्यों कहा जाता है। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ट्रोपोस्फेयर शब्द आया है ग्रीक शब्द ट्रोपोस से, जिसका मतलब होता है घूमना, बदलना या मिक्स होना। और सच पूछिए तो यही इस परत का असली स्वभाव है, लगातार मिक्सिंग और बदलाव। तो ये परत इतनी खास क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रेविटी। ग्रेविटी एटमॉस्फेयर के ज्यादातर वजन को नीचे की तरफ खींचती है, जिससे ट्रोपोस्फियर सबसे डेंस यानी सबसे घनी लेयर बन जाती है। ज्यादातर हवा और उससे भी जरूरी लगभग सारा का सारा वाटर वेपर यहीं पर मौजूद है। और यही तो असली खेल है। बिना वाटर वेपर के ना तो बादल बन सकते हैं, ना तूफान, ना बारिश, ना कोहरा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यहीं बनती हैं। अच्छा, अब अपनी इस चढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात जानते हैं। इस परत की जो छत है ना, जिसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, वो बिल्कुल सीधी या सपाट नहीं है। वो तो कमाल की हद तक ऊबड़ खाबड़ है। और ये जो अंतर है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। जहां ठंडे पोल्स के ऊपर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर है, वहीं गर्म इक्वेटर के ऊपर ये फैलकर 18 किलोमीटर तक ऊंची हो जाती है। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा ऊंचाई।
तो सवाल ये उठता है कि इक्वेटर पर एटमॉस्फेयर की ये परत दुगनी से भी ज्यादा ऊंची क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस काम करता है। देखिए, इसके पीछे का जो साइंस है वो एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, इक्वेटर पर सूरज की तेज और सीधी गर्मी हवा को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। दूसरा, जैसे ही हवा गर्म होती है वो फैलती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। और तीसरा, ये जो ऊपर उठती हुई हवा की शक्तिशाली धाराएं हैं, ये एटमॉस्फेयर की छत यानी ट्रोपोपॉज को सचमुच में ऊपर की तरफ धकेलती हैं और उसे इतनी ज्यादा ऊंचाई तक खींच देती हैं। ठीक है, अपनी चढ़ाई के अगले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हमें ट्रोपोस्फेयर का एक बहुत ही बुनियादी नियम समझना होगा कि आखिर ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती क्यों जाती है। ये नंबर ये बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रोपोस्फेयर में हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है तो उसकी चोटी पर जमीन के मुकाबले लगभग 20 डिग्री ज्यादा ठंड होगी। अब ये बात थोड़ी सी उल्टी नहीं लगती? मतलब सूरज तो ऊपर है, तो हम जितना ऊपर जाएंगे उसके पास जाएंगे तो गर्मी बढ़नी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता क्या है, सूरज की जो एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बस गुजर जाती है, उसे ज्यादा गर्म नहीं करती। सोचिए जैसे शीशे से रोशनी पार हो जाती है, बिल्कुल वैसे। असल में होता यह है कि हमारी जमीन इस एनर्जी को सोख लेती है और गर्म हो जाती है। फिर ये गर्म जमीन अपनी गर्मी को वापस छोड़ती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब किसी गर्म सड़क के पास खड़े होते हैं तो जो धीमी आंच महसूस होती है ना, बस वही। तो हमारा एटमॉस्फेयर असल में सूरज से नहीं बल्कि नीचे से, जमीन से गर्म हो रहा है। और इसीलिए इस हीटर यानी जमीन से हम जितना दूर यानी जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही ठंड बढ़ती चली जाएगी। अब हम ट्रोपोस्फियर की छत पर पहुंच रहे हैं और यहाँ हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाला विरोधाभास, एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रोपोपॉज है क्या। ये ट्रोपोस्फेयर और इसके ठीक ऊपर वाली परत स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। एक तरह से ये हमारे मौसम की छत है। और यहीं पर असली पैराडॉक्स सामने आता है। जरा सोचिए, इक्वेटर जो धरती का सबसे गर्म हिस्सा है, उसके ठीक ऊपर ट्रोपोपॉज का तापमान गिरकर हो जाता है -80 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे प्लैनेट की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। लेकिन अब आते हैं बर्फीले पोल्स पर। वहां ट्रोपोपॉज का तापमान होता है -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इक्वेटर के ऊपर वाली छत से 30 डिग्री ज्यादा गर्म। है ना अजीब बात? दुनिया की सबसे गर्म जगह के ऊपर सबसे ठंडी छत और सबसे ठंडी जगह के ऊपर उतनी ठंडी नहीं। इस पहेली का जो हल है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक लंबी चढ़ाई हवा को ठंडा होने के लिए ज्यादा फासला देती है। याद है वो नॉर्मल लैप्स रेट? इक्वेटर पर जो हवा ऊपर उठ रही है उसे ट्रोपोपॉज तक पहुंचने के लिए पूरे 18 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री तापमान गिरता है। तो सोचिए इस लंबे सफर में हवा कितनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। जबकि पोल्स के ऊपर ये चढ़ाई बहुत छोटी है, इसलिए हवा को उतना ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता छत से टकराने से पहले। तो अपनी इस पूरी यात्रा का सारांश क्या है? हमने 4 मूल नियम सीखे हैं। पहला, ग्रेविटी हवा को नीचे खींचकर ट्रोपोस्फियर को डेंस बनाती है। दूसरा, इक्वेटर की गर्मी इसे बहुत ऊंचा बना देती है। तीसरा, जमीन से निकलने वाली गर्मी की वजह से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। और चौथा, एक लंबी चढ़ाई का नतीजा होता है एक ज्यादा ठंडी छत। तो हम मौसम की इस दुनिया की छत तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आखिरी सवाल ये है, जब हम इस छत को तोड़कर ऊपर निकलेंगे तब क्या होगा? क्या ऊपर जाने पर ठंड बढ़ेगी वाला नियम चलता रहेगा, या अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ पूरी तरह से उलट-पुलट होने वाला है? नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी सफर पर निकलते हैं जो हमें रोजमर्रा की दुनिया से कहीं बहुत ऊपर ले जाएगा। हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की उस परत को जानेंगे जो बादलों और मौसम के शोर से बिल्कुल परे है। एक शांत और हमारी सुरक्षा करने वाली दुनिया, द स्ट्रेटोस्फियर। कभी सोचा है, जब हम प्लेन में होते हैं तो सबसे स्मूथ फ्लाइट्स इतनी ऊंचाई पर ही क्यों होती हैं? इस एक सवाल का जवाब ही हमें सीधे आज के हमारे टॉपिक स्ट्रेटोस्फियर के बिल्कुल बीच में ले जाता है। तो ठीक है, चलिए अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। जरा सोचिए,
हम बादलों को, बिजली को, तूफानों को, इन सबको पीछे छोड़कर और ऊपर जा रहे हैं। और फिर हम एक अदृश्य बाउंड्री को पार करते हैं, जिसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। ये आप कह सकते हैं एक लाइन है जो नीचे के मौसम वाले हिस्से को ऊपर की शांति से अलग करती है। और जैसे ही हम इसे पार करते हैं, हम पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो जमीन से करीब 12 से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। तो अब समझ में आता है कि कमर्शियल जेट्स इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं। देखिए, यहाँ कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, और सबसे जरूरी, कोई टर्ब्यूलेंस नहीं। मतलब एकदम स्टेबल, एकदम शांत माहौल। इसी वजह से इसे आसमान का हाईवे कहते हैं। और ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ये प्लेन्स के लिए एक बिल्कुल सीधा, सेफ और प्रिडिक्टेबल रास्ता है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर के वो सारे नियम जो हम जमीन पर जानते हैं, वो पूरी तरह से पलट जाते हैं। मतलब ये अजीब नहीं है, आप जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी गर्मी बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल ही स्ट्रेटोस्फीयर का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसका जवाब इसी परत के अंदर छिपा है। देखिए, इन दोनों परतों में एक बुनियादी फर्क है। ट्रोपोस्फीयर यानी वो परत जिसमें हम रहते हैं, वो जमीन की गर्मी से गर्म होती है, इसीलिए ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर, उसका अपना ही एक हीटिंग सिस्टम है। वो अंदर से गर्म होता है, ऊपर से। और ये जो अंदरूनी हीटिंग सिस्टम है ना, ये गर्मी का जो सोर्स है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। असल में ये हमारी पृथ्वी के लिए एक तरह का अदृश्य कवच है, एक शील्ड है। और इस कहानी का हीरो है ओजोन। केमिकल फॉर्म में कहें तो O3। ये असल में ऑक्सीजन के 3 एटम से बना एक मॉलिक्यूल है, और इसका सबसे जरूरी काम है सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन को सोख लेना। और ये जो ओजोन लेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक दिल में, मतलब जमीन से करीब 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सुरक्षा कवच की तरह फैली हुई है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर को गर्म कैसे करती है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सूरज से निकलती हैं पावरफुल यूवी रेज। स्टेप 2, ओजोन लेयर एक स्पंज की तरह इस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और स्टेप 3, ये एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी हीट में बदल जाती है और पूरे स्ट्रेटोस्फीयर को गर्म कर देती है। वैसे एक और दिलचस्प बात, हम इस शील्ड की सेहत को, इसकी मजबूती को मापते कैसे हैं? इसके लिए साइंटिस्ट्स एक खास यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं डॉप्सन यूनिट्स। इससे पता चलता है कि ओजोन लेयर कितनी मोटी और घनी है, जो कि जैसा हम जानते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो एक स्टेबल और गर्म लेयर है, ये इतनी जरूरी क्यों है? अब ये समरी पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हमारा ट्रोपोस्फीयर, जो जमीन से गर्म होता है, ऊपर जाने पर ठंडा होता जाता है, और जहां सारा मौसम, सारा केओस होता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटोस्फीयर, जो ओजोन लेयर की वजह से गर्म होता है, ऊपर जाने पर और गर्म होता है, और जो अपनी शांति और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ये यात्रा खत्म होती है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ये वो पॉइंट है जहां ये गर्माहट खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम ओजोन लेयर के असर से बाहर निकल चुके होते हैं। तो सोचिए, 50 किलोमीटर पर जब ये सुरक्षा देने वाली गर्मी अचानक गायब हो जाती है, तो उसके ऊपर उस गहरी ठंड में क्या होगा? वहां कौन से राज छिपे हैं? खैर, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम किसी और दिन के लिए बचाकर रखते हैं। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें ऊपर और भी ऊपर ले जाएगा, हमारे जाने पहचाने आसमान से भी कहीं आगे। एक ऐसी दुनिया में जहां फिजिक्स के नियम भी बदल जाते हैं और हर परत में एक नया राज छिपा है। तो शुरू करते हैं एसेंट थ्रू द अपर रेल्म्स। तो अब हम स्ट्रेटोस्फीयर को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, वही परत जहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर है। अब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां शांति खत्म होती है और तापमान के सारी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे वायुमंडल के इन सबसे ऊपरी, सबसे चरम हिस्सों में आखिर होता क्या है? इसका जवाब है बहुत कुछ। तो आइए एक एक करके इन अदृश्य परतों की पहेली को सुलझाते हैं। हमारी पहली मंजिल या कहिए पहला पड़ाव है मीसोस्फीयर।
ये हमारे ग्रह के वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा है। जहां नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की वजह से गर्मी बढ़ रही थी, यहां का माहौल एकदम बिल्कुल उल्टा है। तो ये मेसोस्फेयर धरती की सतह से करीब 50 से 85 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तापमान तेजी से गिरता जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन जैसी भारी गैसें जो गर्मी सोखती हैं, वो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे ही रह जाती हैं। यहाँ ऊपर हवा इतनी ज्यादा पतली है कि सूरज की गर्मी को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। और मीजोस्फीयर की एकदम चोटी पर, जिसे हम मीजोपॉज कहते हैं, वहां तापमान सोचिए कितना होगा, गिरकर पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। ये हमारे पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा, सबसे बर्फीला पॉइंट है। अब अपनी इस जबरदस्त ठंडक के बावजूद मेसोस्फीयर हमारे ग्रह के लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। देखिए, यहां हवा के कण भले ही बहुत दूर दूर हों, लेकिन अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड तेजी से आते हैं, उनके लिए ये काफी है। जब वो इन कणों से टकराते हैं तो जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होता है और वो जलकर राख हो जाते हैं। जी हां, यही वो खूबसूरत टूटते तारे हैं जिन्हें हम जमीन से देखते हैं। चलिए, अब ठंड को अलविदा कहते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां तापमान के सारे नियम, सारे कायदे पलट जाते हैं। हम मेसोस्फीयर की ठंड को पीछे छोड़कर थर्मोस्फीयर में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसी जगह जो किसी आग की भट्टी से कम नहीं है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहां सब कुछ उल्टा है। एक तरफ मीसोस्फीयर जहां ऊंचाई के साथ ठंड बढ़ती है, और दूसरी तरफ थर्मोस्फीयर जहां ऊंचाई के साथ गर्मी आसमान छूने लगती है। एक को कह सकते हैं वायुमंडल का फ्रीजिंग पॉइंट, तो दूसरा है एक सोलर फर्नेस। थर्मोस्फीयर एक बहुत ही विशाल परत है। आप देखिए, करीब 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई, और ये हमारे वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। इसकी वजह सीधी सी है, ये सूरज की सबसे खतरनाक हाई एनर्जी सोलर रेडिएशन को सीधे सीधे बिना किसी फिल्टर के सोख लेती है। सूरज की ये जो जबरदस्त एनर्जी है, ये यहाँ मौजूद गैस के एटम से उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती है, और जब ऐसा होता है तो बनते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं आयंस। और क्योंकि इस परत में ये आयंस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए थर्मोस्फेयर के एक बहुत बड़े हिस्से को आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है। और ये आयोनोस्फेयर हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। देखिए, होता क्या है, जब हम धरती से रेडियो सिग्नल भेजते हैं तो वो ऊपर जाते हैं और इन आयंस की परत से एक शीशे की तरह टकराकर वापस धरती पर कहीं और लौट आते हैं। मतलब ये परत आसमान में एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। अगर ये न होती तो सारे सिग्नल सीधे अंतरिक्ष में खो जाते। चलिए, अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। हम दाखिल हो रहे हैं एक्सोस्फीयर में। ये पृथ्वी के वायुमंडल का आखिरी पर्दा है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष के सन्नाटे में गुम हो जाता है। यहाँ हवा इतनी पतली है कि आप इसे लगभग वैक्यूम ही कह सकते हैं। ये परत बनी है सबसे हल्की गैसों से, हाइड्रोजन और हीलियम से, जिनके कण धीरे धीरे पृथ्वी की पकड़ से छूटकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खोते रहते हैं। अच्छा, वैसे तो वायुमंडल धीरे धीरे ही खत्म होता है, कोई साफ बाउंड्री नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा और कानूनों के लिए हमें एक ऑफिशियल लाइन की जरूरत थी। एक ऐसी रेखा जो ये बता सके कि हमारा आसमान कहाँ खत्म हुआ और अंतरिक्ष कहाँ से शुरू हुआ। और वो रेखा खींची गई है ठीक 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस काल्पनिक सीमा का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं कार्मन लाइन। ये पूरी दुनिया में मानी जाने वाली एक काल्पनिक सीमा है, समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर। अगर कोई भी विमान या अंतरिक्ष यान इस लाइन को पार कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो आधिकारिक तौर पर आउटर स्पेस में पहुंच चुका है। तो चलिए एक नजर डालते हैं अपने पूरे सफर पर। हमने शुरू किया ट्रोपोस्फेयर से, जहां मौसम की सारी हलचल होती है। फिर हम गए स्ट्रैटोस्फेयर, जहां ओजोन की ढाल है। उसके ऊपर मीजोस्फेयर ने हमें उल्कापिंडों से बचाया। फिर आया थर्मोस्फेयर, जिसने हमारे कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया। और आखिर में एक्सोस्फेयर, जो अंतरिक्ष में जाकर मिल गया। ये वाकई में दिखाता है कि हमारे ग्रह को बचाने वाला ये अदृश्य ढांचा कितना कमाल का है। ये जो अदृश्य ढाल है, ये एक प्याज की तरह है, जिसमें कई परतें हैं और हर परत का अपना एक जरूरी काम है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य सिस्टम हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए इतने ही जरूरी हैं और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।
कभी सोचा है कि जब हम पहाड़ों पर ऊपर और ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हम सूरज के तो पास जा रहे होते हैं, फिर भी ठंड क्यों बढ़ने लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो पहली नजर में थोड़ा अजीब लगता है। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब ये तो थोड़ी उल्टी बात हो गई ना। आप गर्मी के मेन सोर्स यानी सूरज के करीब जा रहे हैं, लेकिन वहां आपको मिल रही है बर्फ। ये तो जैसे फिजिक्स के नियमों के खिलाफ जा रहा है ना? तो चलिए जरा साइंस की गहराई में उतरते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक पूरा रोड मैप है। सबसे पहले हम इस टेम्परेचर वाली पहेली को ठीक से समझेंगे। फिर हम एक बहुत ही जरूरी नियम के बारे में जानेंगे जिसे लैप्स रेट कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर हमारी पृथ्वी हवा को गर्म कैसे करती है। फिर बात होगी एक एक्सेप्शन की, जहां ये नियम टूट जाता है, जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि साइंटिस्ट इन सभी पैटर्न्स को मैप कैसे करते हैं। तो सब तैयार हैं? चलिए इस एटमॉस्फेरिक मिस्ट्री यानी वायुमंडलीय रहस्य की पहली परत हटाते हैं और इस अजीबोगरीब पहेली को समझना शुरू करते हैं। देखिए, ये सब कुछ हमारे ठीक ऊपर एटमॉस्फेयर की उस सबसे निचली लेयर में हो रहा है जिसमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये एक तरह से पृथ्वी की मौसम बनाने वाली फैक्ट्री है। यहीं बादल बनते हैं, बारिश होती है और यहीं पर तापमान का ये अनोखा खेल चलता है। तो अब आते हैं उस मेन नियम पर जो इस पूरी पहेली का जवाब है। इसे कहते हैं लैप्स रेट। और अगर आपने बस इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझिए आपको आज के सवाल का जवाब मिल गया। तो आखिर ये लैप्स रेट है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो दर है जिससे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान कम होता जाता है। बस एक सिंपल सा रूल, आप जितना ऊपर जाएंगे हवा उतनी ही ठंडी होती जाएगी। अच्छा, तो ये गिरावट होती कितनी है? साइंस के पास इसका भी एक पक्का हिसाब है। अब ये समझिए कि हर 165 मीटर्स ऊपर जाने पर तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो अगली बार जब किसी ऊंची बिल्डिंग की लिफ्ट में ऊपर जाएं तो इस बदलाव के बारे में सोचिएगा जरूर। और अगर हम इसे और बड़े स्केल पर देखें तो हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हमेशा बर्फ से क्यों ढकी रहती हैं, चाहे वो टेक्निकली सूरज के कितना ही करीब क्यों ना हो। साइंटिस्ट्स इस नॉर्मल सिचुएशन को पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं। अब ये पॉजिटिव शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर तो घट रहा है। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है कि ये एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। मतलब ये एटमॉस्फेयर का डिफॉल्ट मोड है जब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता ही क्यों है? इसका राज सूरज से नीचे आती हुई किरणों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन से ऊपर जाती हुई गर्मी में छुपा है। चलिए पृथ्वी के इस अनोखे हीटिंग सिस्टम को समझते हैं। इसे एक स्टोव इफेक्ट की तरह समझिए। स्टेप 1, सूरज की रोशनी, जिसे साइंस में इंसुलेशन कहते हैं, हमारे वायुमंडल को चीरती हुई नीचे आती है। हमारा एटमॉस्फेयर उसके लिए लगभग ट्रांसपेरेंट है। स्टेप 2, ये एनर्जी सीधे जमीन और समंदर से टकराती है और वो इसे सोख लेते हैं। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, अब ये गर्म हो चुकी जमीन इस एनर्जी को वापस छोड़ती है, लेकिन हीट के रूप में, जिसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और स्टेप 4, यही गर्मी है जो नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए हवा को गर्म करती है, ठीक वैसे ही जैसे स्टोव किसी बर्तन को नीचे से गर्म करता है। तो असल में सूरज सीधे हवा को गर्म नहीं कर रहा, बल्कि जमीन कर रही है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो आप असल में पृथ्वी के इस विशाल स्टोव से दूर जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप किसी गर्म चीज से दूर जाते हैं, आपको ठंडक महसूस होती है। बस हवा के साथ भी यही होता है। लेकिन रुकिए, साइंस की कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है। कभी कभी कुछ खास हालातों में ये पूरा का पूरा नियम ही पलट जाता है, और इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये वो सिचुएशन है जब हमारा एटमॉस्फेयर अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे होने के बजाय ये सिचुएशन पलट जाए। मतलब ठंडी और भारी हवा जमीन के पास ही फंसकर रह जाए और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बिछ जाए। ये एक नेचुरल ढक्कन की तरह काम करने लगता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल नॉर्मल का उल्टा है। ये एक तरह का अदृश्य ढक्कन है जो ठंडी हवा को और उसमें मौजूद हर चीज को जमीन के पास ही कैद कर लेता है। तो चलिए दोनों में फर्क समझते हैं।
नॉर्मल हालत में, जिसे पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं, हवा ऊपर नीचे मूव कर सकती है, जिससे मौसम बनता है। लेकिन इन्वर्जन की हालत में, जिसे नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं, ऊपर की गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है। इससे नीचे की ठंडी हवा हिल नहीं पाती, सब कुछ एकदम स्थिर हो जाता। तो ये एटमॉस्फेयर की उल्टी गंगा बहती कैसे है? इसकी एक खास रेसिपी है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, सर्दियों की लंबी रातें, ताकि जमीन को ठंडा होने का खूब सारा टाइम मिले। दूसरी, एकदम साफ बिना बादलों वाला आसमान, ताकि जमीन की गर्मी बिना रुके स्पेस में निकल जाए। और तीसरी, बिल्कुल शांत हवा, ताकि हवा की ये ठंडी और गर्म परतें आपस में मिक्स ना हो पाएं। और इसके नतीजे क्या होते हैं? जब हवा ऊपर उठ ही नहीं पाती तो बादल नहीं बनते, मतलब बारिश नहीं होती। शहरों का सारा धुआं और पोल्यूशन उसी ठंडी हवा में फंसकर एक जहरीली चादर बना लेता है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं। और यही कारण है कि सर्दियों की सुबह में हमें अक्सर घना कोहरा भी देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये सब होता कैसे है, लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक तापमान की इन अदृश्य परतों को देखते कैसे हैं, मैप कैसे करते हैं? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसका पता लगाते हैं। साइंटिस्ट्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आइसोथर्म्स कहते हैं। आप इन्हें वेदर मैप्स पर बनी हुई ऐसी लाइंस की तरह समझ सकते हैं, जो उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां तापमान एक जैसा है। जब ये लाइनें एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है, और ये इन्वर्जन का एक संकेत हो सकता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्मल दिनों में जमीन हवा को नीचे से गर्म करती है, हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और मौसम बनता है। लेकिन इन्वर्जन वाले दिनों में जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है, ऊपर की गर्म हवा ठंडी हवा को फंसा लेती है, और नतीजा होता है स्मॉग, कोहरा और एक ठहरा हुआ स्थिर एटमॉस्फेयर। तो आज हमने ये सीखा कि हमारी पृथ्वी नीचे से गर्म होती है, पर यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो अब ये उठता है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इस गर्मी को पूरी दुनिया में यहां से वहां घुमाती हैं, जिससे पूरी धरती का मौसम कंट्रोल होता है। ये एक और भी बड़ा और दिलचस्प रहस्य है, जिसे हम शायद किसी और दिन सुलझाएंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि जमीन पर जो गर्मी महसूस होती है, वो आसमान में मीलों ऊपर तक पहुंचकर मौसम कैसे बनाती है? आज हम हमारे वायुमंडल के इसी हीट इंजन के पीछे काम करने वाले 3 सबसे फंडामेंटल तरीकों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जो चाबी है वो इस एक लाइन में छिपी है। हमारी पृथ्वी की सतह एक स्टोव की तरह काम करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा वायुमंडल ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। तो फिर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि अगर गर्मी का स्टोव जमीन पर है, तो फिर ये गर्मी हमारे सिर के ऊपर मीलों तक फैले इस पूरे वायुमंडल यानी कमरे को गर्म कैसे करती है? इसी का जवाब 3 अलग-अलग मैकेनिज्म्स में छिपा है। आइए सबसे पहले और सबसे बुनियादी मैकेनिज्म से शुरू करते हैं, मतलब वो पहला पल जब हवा जमीन की गर्मी को महसूस करती है, द फर्स्ट टच। इस पहली प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन, हिंदी में चालन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गर्मी का सीधा ट्रांसफर है। जब एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे में डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब सीधे संपर्क के जरिए जाती है। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे हम कोई गर्म कप छूते हैं और गर्मी सीधे हमारे हाथ में महसूस होती है। बिल्कुल वैसे ही आप देखिए कि मॉलिक्यूलर लेवल पर असल में हो क्या रहा है। जो हवा के मॉलिक्यूल्स जमीन को छू रहे हैं, वो गर्मी से एनर्जी लेकर तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब हिलने लगते हैं। फिर जब वो अपने ठीक बगल वाले मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो अपनी कुछ एनर्जी उन्हें पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हवा हीट की कोई बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं है। इसलिए कंडक्शन से सिर्फ जमीन के ठीक ऊपर की बस कुछ इंच मोटी हवा की परत ही गर्म हो पाती है। तो कंडक्शन को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक कॉन्टैक्ट हीटर की तरह सोचिए। ये सिर्फ उसी चीज को गर्म करता है जिसे ये सीधे सीधे छू रहा है। ठीक है, तो अब जमीन के पास की हवा की एक पतली सी परत गर्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि यह गर्मी ऊपर कैसे जाती है? और यहीं पर हमारा दूसरा मैकेनिज्म, हमारा दूसरा तंत्र काम में आता है। इसे कहते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। ये हीट का वर्टिकल ट्रांसफर है, मतलब ऊपर और नीचे की ओर। कंडक्शन में तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही रहते थे, है ना?
पर यहाँ कन्वेक्शन में पूरी की पूरी हवा ही ऊपर नीचे चलती है। ये ना एक साइकिल की तरह काम करता है जो कभी रुकता नहीं। देखिए, स्टेप 1 में कंडक्शन जमीन के पास की हवा को गर्म करता है। स्टेप 2 में ये गर्म हवा फैलती है और गर्म हवा के गुब्बारे की तरह हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से ये ऊपर उठना शुरू कर देती है। और फिर स्टेप 3 और 4 में जैसे ही ये गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर की जो ठंडी और भारी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाती है। फिर वो भी गर्म होती है, वो भी ऊपर उठती है और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। तो कन्वेक्शन को समझने के लिए आप इसे गर्मी के लिए एक वर्टिकल एलिवेटर की तरह सोच सकते हैं। ये जमीन से गर्मी को उठाता है और उसे सीधा वायुमंडल में ऊपर ले जाता है, जहां फिर बादल बनते हैं, तूफान आते हैं। अब तक हमने ये देख लिया कि गर्मी जमीन पर कैसे आती है और फिर ऊपर कैसे उठती है। लेकिन गर्मी एक जगह से दूसरी जगह मतलब हॉरिजॉन्टली साइडवेज कैसे चलती है, इसके लिए हमारे पास तीसरा और आखिरी मैकेनिज्म है। इस प्रक्रिया का नाम है एडवेक्शन यानी अभिवहन। अब देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये और कुछ नहीं, बस हवा यानी कि विंड के द्वारा गर्मी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जब हवा चलती है तो वो अकेली नहीं चलती, वो अपने साथ गर्मी या ठंडक को भी लेकर चलती है। असल में एडवेक्शन ही वो प्रोसेस है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मौसम के तौर पर महसूस करते हैं। जब किसी ठंडे दिन पर अचानक गर्म हवा का झोंका आता है, वो एडवेक्शन है। जब उत्तर से बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ आती हैं, तो वो भी एडवेक्शन ही है। ये बस हवा के जरिए गर्मी का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो एडवेक्शन को समझने का सबसे सरल तरीका है हॉरिजॉन्टल विंड। ये बस हवा है जो गर्मी को साइडवेज मतलब हॉरिजॉन्टली धकेल रही है। अब इसका एक बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। भारत में गर्मियों में चलने वाली लू एडवेक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। ये गर्म और सूखी हवाएं रेगिस्तानी इलाकों से मध्य और पूर्वी भारत की ओर लाई जाती हैं, जिससे वहां का तापमान एकदम से बढ़ जाता है। एडवेक्शन का एक और दिलचस्प रूप है एडवेक्शन फॉग। ये तब बनता है जब गर्म और नमी वाली हवा, जैसे समुद्र के ऊपर की हवा, किसी ठंडी जमीन की सतह के ऊपर से गुजरती है। जैसी ही ये गर्म हवा ठंडी सतह के कांटेक्ट में आती है, उसकी नमी कंडेंस हो जाती है और घना कोहरा बना देती है। तो चलिए अब इन तीनों मैकेनिज्म्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरा का पूरा हीट सिस्टम मिलकर कैसे काम करता है। तो यहाँ हम इस पूरे हीट सिस्टम को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले है कंडक्शन, हमारा कांटेक्ट हीटर जो मॉलिक्यूलर कांटेक्ट से गर्मी को ट्रांसफर करता है। फिर आता है कन्वेक्शन, हमारा वर्टिकल एलिवेटर जो हवा को ऊपर नीचे ले जाकर गर्मी को वर्टिकली फैलाता है। और आखिर में है एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल विंड जो हवा के साथ गर्मी को हॉरिजॉन्टली मतलब साइडवेज पूरी दुनिया में फैलाता है। ये तीनों मिलकर हमारे ग्रह का मौसम का इंजन चलाते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि गर्मी हमारे वायुमंडल में कैसे चलती है, पर यहाँ एक इससे भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। सूरज से जो इतनी सारी एनर्जी आ रही है, उसमें से कितनी एनर्जी असल में इस इंजन को चलाने के लिए अवेलेबल होती है? कितनी जमीन तक पहुंच पाती है और कितनी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है? खैर, इस पर हम शायद फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है। नमस्कार। कभी सोचा है सूरज से इतनी जबरदस्त एनर्जी आती है, फिर भी हमारी धरती एक उबलते हुए पतीले की तरह गर्म क्यों नहीं हो जाती? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के बैलेंस के पीछे की साइंस को परत दर परत समझेंगे। हम देखेंगे कि हमारा प्लैनेट सूरज से आने वाली एनर्जी को मैनेज कैसे करता है, और ये सब कुछ दो बड़े दिलचस्प आइडिया पर टिका है, इंसोलेशन और अल्बीडो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम धरती के एनर्जी बैलेंस के बड़े सवाल से शुरुआत करेंगे। फिर हम समझेंगे प्लैनेट की एनर्जी इनकम को, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं इंसुलेशन। इसके बाद एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाएंगे, जिसे इक्वेटर पैराडॉक्स कहते हैं। फिर देखेंगे कि धरती अपनी कितनी एनर्जी वापस भेज देती है, जिसे एल्बीडो या प्लैनेट का मिरर इफेक्ट कहा जाता है। आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि धरती का हीट बजट असल में है क्या। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारी खोज का पहला पड़ाव है धरती के एनर्जी बैलेंस से जुड़ा सबसे बुनियादी सवाल। ये वो नींव है जिस पर हमारे क्लाइमेट का पूरा ढांचा खड़ा है, और आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है तो बहुत सीधा, पर इसका जवाब बड़ा गहरा है। हमारी धरती को गर्मी मिलती कहाँ से है? जाहिर है सूरज से।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सूरज लगातार एनर्जी भेज रहा है तो हमारी धरती बस गर्म और गर्म और गर्म क्यों नहीं होती जाती? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है, एक कॉस्मिक डांस, और यही बैलेंस हमारे ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाता है। तो इस पूरे बैलेंस को समझने के लिए सबसे पहले हिसाब के एक हिस्से को देखते हैं, आमदनी को। जैसे हमारी अपनी एक फाइनेंशियल इनकम होती है ना, जिससे हमारा बजट चलता है, बिल्कुल वैसे ही धरती की भी एक एनर्जी इनकम है। और साइंटिस्ट इस आने वाली एनर्जी के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो नाम है इंसुलेशन, INSOLATION, इंसुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है इनकमिंग सोलार रेडिएशन, मतलब वो सारी की सारी एनर्जी जो सूरज से निकलकर हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है। इसे आप धरती की एनर्जी सैलरी समझ सकते। लेकिन ये एनर्जी सैलरी हर जगह बराबर नहीं मिलती। सोचिए, सूरज की एनर्जी एक बौछार की तरह है। अब किसी जगह पर कितनी एनर्जी गिरेगी ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आसमान में बादल या धूल का छाता तो नहीं लगा, दिन की लंबाई कितनी है, धरती अपनी धुरी पर कितनी झुकी है, और सबसे जरूरी लैटिट्यूड, यानी आप धरती पर हैं कहां, जिससे तय होता है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी चौंकाने वाली पहेली सामने आती है, एक ऐसा फैक्ट जो कॉमन सेंस को भी चैलेंज कर देता है। अगर पूछा जाए कि धरती पर सबसे ज्यादा सीधी, सबसे तेज धूप कहां पड़ती होगी, तो दिमाग में सबसे पहला जवाब क्या आता है? लॉजिक तो यही कहता है कि इक्वेटर पर, है ना, यानी भूमध्य रेखा पर, जहां सूरज की किरणें एकदम सीधी लगभग 90 डिग्री पर पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन भी वही होनी चाहिए। पर क्या असल में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। हमारी उम्मीद, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, लेकिन असलियत यानी रियलिटी कुछ और ही है। सबसे ज्यादा इंसुलेशन तो ट्रॉपिक्स में, यानी उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में मिलती है। पर ऐसा कैसे? ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। तो इसकी पहली वजह छिपी है इक्वेटर के ऊपर मौजूद बादलों के एक मोटे कंबल में। देखिए, इक्वेटर पर इतनी जबरदस्त गर्मी होती है कि समुद्र का पानी भाप बनकर लगातार ऊपर उठता है, और इससे वहां लगभग हमेशा घने बादल छाए रहते हैं। ये बादल एक बहुत बड़े नेचुरल सन ब्लॉक की तरह काम करते हैं, और सूरज की काफी सारी एनर्जी को जमीन तक पहुंचने से पहले ही वापस स्पेस में उछाल देते हैं। और इस पहेली का दूसरा हिस्सा है ट्रॉपिक्स का एकदम साफ नीला आसमान, जैसे सहारा या थार का रेगिस्तान। इन जगहों पर हवा ऊपर जाने के बजाय नीचे बैठती है, जिससे बादल बन ही नहीं पाते। यहां आसमान क्रिस्टल क्लियर रहता है। नतीजा, सूरज की एनर्जी बिना किसी रोक टोक के सीधे जमीन पर पहुंचती है, और यही चीज इन इलाकों को धरती का असली सोलर पावर हाउस बना देती। तो हमने एनर्जी की आमदनी यानी इंसुलेशन को तो समझ लिया। अब हिसाब के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यानी खर्चा, या कह सकते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो एनर्जी आती है वो पूरी की पूरी यहां रुकती नहीं है। इस रिफ्लेक्शन को नापने के लिए साइंटिस्ट एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, एल्बीडो, ALBEDO, एल्बीडो। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सतह कितनी रोशनी को वापस लौटा देती है। ये हमें बताता है कि कोई सतह सूरज की कितनी एनर्जी को सोखने के बजाय वापस स्पेस में भेज देती है। आसान भाषा में कहें तो ये धरती की रिफ्लेक्टिविटी है। और ये स्लाइड इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है हमारा ग्लोबल रेफ्रिजरेटर, मतलब बर्फ, ग्लेशियर और बादल जैसी चमकीली चीजें। इनका एल्बेडो बहुत हाई होता है, यानी ये एक शीशे की तरह काम करती हैं, ज्यादातर धूप को वापस भेज देती है और धरती को ठंडा रखने में मदद करती हैं। और दूसरी तरफ है ग्लोबल हीटर, गहरे नीले महासागर और घने जंगल। इनका एल्बेडो बहुत कम होता है, मतलब ये एक काले कंबल की तरह ज्यादातर धूप को सोख लेते हैं और धरती को गर्म करते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क कितना बड़ा है। ताजी बर्फ, फ्रेश स्नो 80 से 90% सनलाइट को वापस भेज देती है, मतलब ये तो लगभग एक परफेक्ट आईना है। और वहीं दूसरी तरफ गहरे महासागर, ओशन, सिर्फ 8 से 10% ही रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सारी की सारी गर्मी सोख लेते हैं। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। और यही डिफरेंस हमारी धरती के पूरे क्लाइमेट सिस्टम को चलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब तक हमने इनकम यानी इंसुलेशन और खर्चा यानी एल्बीडो दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन दोनों को एक साथ रखते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। तो फाइनल हिसाब किताब ये है, स्टेप 1 इंसुलेशन यानी धरती की एनर्जी इनकम।
और ये सबसे ज्यादा इक्वेटर पे नहीं बल्कि साफ आसमान वाले ट्रॉपिक्स में होती है। और स्टेप 2, एल्बिडो यानी रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी। हमारा खर्चा, जहां बर्फ जैसी चमकीली सतहें एनर्जी लौटाकर धरती को ठंडा रखती हैं और पानी जैसी गहरी सतहें एनर्जी सोखकर उसे गर्म करती हैं। तो अब जब हम आने और जाने वाली एनर्जी के बेसिक रूल्स समझ चुके हैं, तो अगला सवाल क्या होना चाहिए? यहां से हम धरती के क्लाइमेट सिस्टम की एक और भी गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमें इंसुलेशन पता है और हमें खर्चा एल्बिडो भी पता है, लेकिन सवाल यह है कि ये नंबर एकदम सटीक तरीके से बैलेंस कैसे होते हैं? धरती का पूरा हीट बजट यानी ऊष्मा का बजट असल में काम कैसे करता है? क्या ये हमेशा बराबर रहता है या इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं? और यही वो सवाल है जो हमें क्लाइमेट साइंस के और भी गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है। इस पे सोचने के लिए एक बढ़िया पॉइंट है ना? नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पृथ्वी का हीट बजट। अब ये नाम सुनकर थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर असल में ये हमारे प्लैनेट के लिए एक सिंपल से अकाउंटिंग सिस्टम जैसा है, मतलब एक बही खाता। हम ये देखने वाले हैं कि सूरज से कितनी एनर्जी आती है, हमारी पृथ्वी उसका क्या करती है, और फिर आखिर में ये पूरा हिसाब किताब बैलेंस कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, सूरज तो लगातार नॉनस्टॉप पृथ्वी को हीट भेज रहा है ना? तो फिर हमारी पृथ्वी गर्म होती अब तक उबल क्यों नहीं गई, बॉइलिंग हॉट क्यों नहीं हो गई? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है और इसका जवाब वो इसी हीट बजट में छिपा है। अच्छा, तो इस पूरे हिसाब किताब को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी का ये परफेक्ट बैलेंस है क्या, फिर समझेंगे द 100 यूनिट सिस्टम को। इसके बाद बात होगी एल्बिडो की, यानी वो एनर्जी जो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। फिर देखेंगे एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कितनी ऊर्जा सोखी जाती है। इसके बाद उसकी रिटर्न जर्नी को ट्रैक करेंगे और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है, व्हाई द बजट मैटर्स। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी के लिए ये एक हाई स्टेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। जितनी एनर्जी सूरज से आ रही है और जितनी एनर्जी पृथ्वी से वापस जा रही है, इन दोनों के बीच एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा, मान लीजिए पृथ्वी ने एनर्जी ज्यादा रख ली और वापस कम भेजी, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गर्म होकर उबलने लगेगी। और अगर इसका उल्टा हुआ, मतलब एनर्जी रखी कम और वापस ज्यादा भेज दी, तो वो जम जाएगी, एक आइस बॉल बन जाएगी। अब इस पूरे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही क्लेवर मॉडल बनाया है। वो कहते हैं, चलो मान लेते हैं कि सूरज से जो टोटल एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप तक पहुंच रही है, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, वो एग्जैक्टली 100 यूनिट्स है। बस 100। ये 100 यूनिट्स हमारे प्लैनेट की टोटल सोलार इनकम है। इसी 100 यूनिट्स को हम ट्रैक करेंगे। तो ठीक है, हमारी टोटल इनकम है 100 यूनिट्स। अब चलिए इसका पूरा हिसाब किताब शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी आखिर जाती कहाँ है। और यहीं पर पहली और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात सामने आती है। इन 100 यूनिट्स में से 1/3 से भी ज्यादा यानी 35 यूनिट्स बिना पृथ्वी को गर्म किए, बिना कोई काम किए सीधे पूफ वापस स्पेस में भेज दी जाती हैं। मतलब पृथ्वी के पास अपना पूरा सिस्टम चलाने के लिए, अपना मौसम, अपनी नदियां चलाने के लिए सिर्फ 65 यूनिट्स ही बचती हैं। तो सबसे पहले इन्हीं 35 यूनिट्स को समझते हैं जिन्हें पृथ्वी ने आते ही दरवाजे से ही वापस भेज दिया। इस इमीडिएट रिजेक्शन प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है एल्बिडो। ये वो एनर्जी है जिसे हमारे प्लैनेट को गर्म करने का मौका ही नहीं मिला। ये जो 35% है ना, यही हमारी पृथ्वी का एवरेज एल्बिडो है। अब ये एल्बिडो है क्या? सिंपल भाषा में ये किसी भी सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी है, यानी वो कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, ताज़ी बर्फ, वो एकदम सफ़ेद होती है ना, वो लगभग 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसका एल्बिडो बहुत हाई हुआ। दूसरी तरफ गहरे नीले रंग का समुंदर, वो ज़्यादातर धूप को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो उसका एल्बिडो बहुत लो होता है। तो सवाल ये है कि ये 35 यूनिट्स रिफ्लेक्ट कहाँ से होती हैं? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 27 यूनिट्स बादलों के टॉप सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। 2 यूनिट्स जमीन पर जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं, उनसे टकराकर वापस चली जाती हैं। और बची हुई 6 यूनिट्स वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद धूल के कणों और गैस मॉलिक्यूल से टकराकर बिखर जाती हैं, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं। तो हो गया ना पूरा 35 यूनिट्स का हिसाब। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यहां क्या है? इन 35 यूनिट्स को आप लॉस्ट रेवेन्यू की तरह समझिए। ये वो पैसा है जो खाते में आया ही नहीं,
इन्होंने पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में 0 कंट्रीब्यूशन दिया। ये बस आई और चली गई। ओके, तो 35 यूनिट्स का हिसाब हो गया। अब बात करते हैं बची हुई 65 यूनिट्स की, वो एनर्जी जो असल में हमारे प्लैनेट के सिस्टम में एंटर करती है। और दोस्तों, यही वो असली फ्यूल है जो हमारे ग्रह को चलाता है। इसी से मौसम बनता है, समंदर में धाराएं चलती हैं और फ्रैंकली इसी से लाइफ पॉसिबल है। पर रुकिए, इन 65 यूनिट्स का भी एक ब्रेकडाउन है। ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी जमीन पर पहुंच जाती हैं। इनमें से 14 यूनिट्स को तो हमारा एटमॉस्फेयर यानी हवा सीधे ही एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो सबसे बड़ा चंक है, अ वॉपिंग 51 यूनिट्स, वो जमीन और समंदर की सरफेस तक पहुंचता है और उसे गर्म करता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो जाहिर है इन दोनों का असर भी अलग अलग होगा। जो 14 यूनिट्स हवा में अब्जॉर्ब हुए वो सीधे एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, लेकिन जो 51 यूनिट जमीन और समंदर ने सोखी हैं वो असल में अ रियल गेम चेंजर हैं। क्यों? क्योंकि यही गर्म सरफेस बाद में अपने ऊपर की हवा को यानी हमारे ट्रोपोस्फेयर को नीचे से ऊपर की तरफ गर्म करती है। हम जो गर्मी फील करते हैं वो ज्यादातर इसी वजह से है। ऑलराइट, तो अब तक हमने इनकम देख ली और कहां-कहां खर्च हुई वो देख लिया। अब आता है अकाउंटिंग का सबसे क्रूशियल हिस्सा, बैलेंसिंग द बुक्स, हिसाब बराबर करना। मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए पृथ्वी को ये जो 65 यूनिट्स मिली हैं, इन्हें वापस स्पेस में भेजना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। और यहीं पर एनर्जी का एक फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, सूरज बहुत बहुत ज्यादा गर्म है तो वो अपनी एनर्जी हाई एनर्जी शॉर्ट वेव रेडिएशन की तरह भेजता है। पृथ्वी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है। लेकिन हमारी पृथ्वी सूरज जितनी गर्म तो नहीं है ना? तो जब वो इस एनर्जी को वापस भेजती है तो वो उसे लो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में भेजती है। एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है। ये जो बाहर जाने वाली लॉन्ग वेव एनर्जी है, इसका भी एक नाम है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी से संबंधित। तो ये वो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो पृथ्वी के सरफेस और एटमॉस्फेयर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वापस स्पेस में छोड़ते हैं। इन शॉर्ट, ये पृथ्वी की अपनी हीट है जो बाहर जा रही है। और यही हीट बजट का अ गोल्डन रूल है, द फंडामेंटल रूल। पृथ्वी को एग्जैक्टली 65 यूनिट्स वापस स्पेस में भेजनी ही है। नॉट 64, नॉट 66, एग्जैक्टली 65। सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर स्टेबल रह सकता है। तो चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। क्योंकि ये जो बजट हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे प्लैनेट पर लाइफ का फाउंडेशन है। ये टेबल बेसिकली पूरे बजट की समरी है। एक बार फिर से देखते हैं। 100 यूनिट्स की इनकम हुई, इसमें से 35 यूनिट्स तो एल्बीडो के कारण तुरंत लॉस्ट हो गई। बची हुई 65 यूनिट्स, जिसमें 14 हवा ने और 51 सरफेस ने एब्जॉर्ब की, ये हमारे सिस्टम में आई और बैलेंस बनाने के लिए एग्जैक्टली उतनी ही यानी 65 यूनिट्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस चली गईं। इनकम, एक्सपेंस सब बराबर, द बुक्स आर बैलेंस्ड। तो आखिर में व्हाई डज दिस मैटर, ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो जो 51 यूनिट सरफेस ने एब्जॉर्ब की थी ना, वही हमारे प्लैनेट का इंजन है। सच में यही हीट हवाओं को चलाती है, समंदर में करंट्स पैदा करती है, बादलों को बनाती है, तूफानों को एनर्जी देती है। हमारा पूरा का पूरा वेदर सिस्टम इसी 51% पर टिका है। तो हमने ये तो देख लिया कि नेचर का बनाया हुआ बजट परफेक्टली बैलेंस्ड है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस ऐड कर दें जो इस बाहर जाती हुई हीट को, इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को स्पेस में जाने से रोकने लगे, एक ब्लैंकेट की तरह उसे ट्रैप कर लें? वेल, ये सवाल हमें सीधे ग्रीन हाउस इफेक्ट के टॉपिक पर ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ये क्या है और क्यों इसके बिना पृथ्वी पर जीवन मुमकिन ही नहीं होता? चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हर रात हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जम जाती, एक बर्फीले गोले की तरह? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? पर सच तो ये है कि अगर वो एक खास अदृश्य कंबल ना हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी पृथ्वी की सारी गर्मी सारी की सारी रात होते ही स्पेस में खो जाएगी और ये ग्रह बस एक ठंडी बेजान चट्टान बनकर रह जाएगा। और यहीं पर, इसी पॉइंट पर एंट्री होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की।
इसे हमारे प्लैनेट का एक नेचुरल हीटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। वही अदृश्य कंबल जो पृथ्वी को इतना गर्म रखता है कि यहाँ जीवन पनप सके। ये बिल्कुल एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह है। सोचिए, जैसे सर्दियों में कंबल हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और हमें गर्म रखता है, ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर पृथ्वी की गर्मी को पकड़कर रखता है, उसे स्पेस में भागने नहीं देता। तो फिर साइंटिफिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या चीज़? देखिए, ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे वायुमंडल में मौजूद कुछ खास गैसें सूरज से आई गर्मी को पृथ्वी के पास ही ट्रैप कर लेती है, उसे रोक लेती है। इसका नाम ग्रीन हाउस इसलिए पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल उन शीशे के घरों की तरह काम करता है जिनमें पौधों को गर्म रखने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य कंबल आखिर काम कैसे करता है? इसका पूरा राज एनर्जी के आने और जाने के तरीके में छिपा है। इसे वेवलेंथ ट्रैप कहते हैं, मतलब एक ऐसा जाल जिसमें एनर्जी एक रूप में बड़ी आसानी से अंदर तो आ जाती है, पर दूसरे रूप में बदलकर बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ पर सबसे जरूरी बात है आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी के बीच का फर्क। सूरज से जो एनर्जी आती है वो होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तेज रफ्तार हाई एनर्जी वाली छोटी गेंद हो जो किसी जाल से आसानी से आर पार निकल जाए। लेकिन जब ये एनर्जी पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वो बन जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी एक धीमी लो एनर्जी वाली बड़ी गेंद, और ये बड़ी गेंद उसी जाल में फंस जाती है। और ये पूरा प्रोसेस यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, सूरज अपनी हाई एनर्जी वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी की ओर भेजता है। स्टेप 2, हमारी पृथ्वी की सतह इस एनर्जी को सोख लेती है और गर्म हो जाती है। अब आता है स्टेप 3, पृथ्वी इस गर्मी को लो एनर्जी वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस स्पेस में भेजने की कोशिश करती है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। स्टेप 4, जो ग्रीन हाउस कैसे हैं वो इस बाहर जाती हुई लॉन्ग वेव रेडिएशन को पकड़ लेती हैं, उसे ट्रैप कर लेती हैं। तो कौन है ये गर्मी को पकड़ने वाले खिलाड़ी? मजे की बात यह है कि हमारा जो वायुमंडल है उसका लगभग 99% हिस्सा, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस खेल में शामिल ही नहीं है। वो बस साइड में खड़े देखते रहते हैं। ये सारा काम कुछ खास गैसों की एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल टीम करती है। तो चलिए मिलते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेज यानी GHGs से। इस टीम के मेन प्लेयर्स हैं सबसे पहले वाटर वेपर यानी जल वाष्प, जो हवा में नमी और बादल बनाता है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। इसके बाद है मीथेन यानी CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O और आखिर में ओजोन यानी O3। अब एक बहुत ही जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिएगा, खासकर अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है जिसमें अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, जो एक एयर पोल्यूटेंट है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाम भले ही मिलते जुलते लगे, पर इन दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो अब हम टीम के खिलाड़ियों को तो जान गए, पर अब सवाल ये है कि इनमें से किसका असर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सारी गैसें बराबर का इम्पैक्ट नहीं डालती। ये जो डोनट चार्ट है, ये पूरी कहानी एक नज़र में बता देता है। साफ साफ दिख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस का कितना बड़ा रोल है, और एक गैस है जो बाकियों से मीलों आगे है, और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कुल वार्मिंग में अकेले इसका हिस्सा है पूरे 56%। ये बहुत ही बड़ा नंबर है और यही वजह है कि ये हमेशा चर्चा के सेंटर में रहती है। यहाँ पूरी लिस्ट देख सकते हैं। टॉप पर है कार्बन डाइऑक्साइड 56% के साथ। इसके बाद नंबर आता है मीथेन का 18% पर। फिर हैं CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 13% के साथ, और फिर ओजोन 7% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% पर। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट 3 आसान पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये इसका पूरा सार है। तो पूरा लॉजिक क्या है? 3 स्टेप्स। पहला, सूरज से आने वाली हाई एनर्जी शॉर्ट वेव रेडिएशन वायुमंडल के आर पार आ जाती है। दूसरा, पृथ्वी गर्म होती है और वापस लो एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है। और तीसरा, CO2 और दूसरी ग्रीन हाउस गैस है इस बाहर जाती हुई लॉन्ग वेव रेडिएशन को ब्लॉक कर देती हैं और गर्मी को यहीं ट्रैप कर लेती हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल और उठता है।
अगर ये गैसें गर्मी को अंदर रोकती हैं तो फिर सूरज की जो हानिकारक खतरनाक किरणें हैं उनसे हमें कौन बचाता है? ये एक बिल्कुल अलग और बहुत ज़रूरी कहानी है और यही टॉपिक है हमारे अगले विश्लेषण का, ओजोन लेयर, हमारे प्लैनेट की अपनी अदृश्य सनस्क्रीन। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के अपने सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर की। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक कमाल की कहानी है। एक ऐसे संकट की कहानी जिसे सुलझाने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आ गई थी। जरा कल्पना कीजिए, हम सबके ऊपर आसमान में एक अदृश्य ढाल है, एक ऐसा कवच जो दिखता तो नहीं पर पृथ्वी पर हर जिंदगी की हिफाजत करता है। ये चुपचाप बिना किसी शोर के एक सच्चे गार्डियन की तरह अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ढाल, ये कवच आखिर है क्या। इसे समझे बिना हम उस संकट की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो ये ओजोन लेयर है क्या चीज़? असल में ये कोई ठोस परत नहीं है। ये ओजोन यानी O3 मॉलिक्यूल्स का एक जमावड़ा है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मौजूद है पृथ्वी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर में, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब सवाल ये है कि इसका काम क्या है? इसका सबसे ज़रूरी काम है हमारे प्लैनेट के लिए एक सनस्क्रीन की तरह काम करना। सूरज से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब यूवी रेज आती है, ये लेयर उन्हें सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये किरणें सीधे हम तक पहुंच जाएं, तो सोचिए स्किन कैंसर से लेकर हमारे पूरे इकोसिस्टम तक को तबाह कर सकती हैं। तो फिर साइंटिस्ट इस अदृश्य ढाल की सेहत को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक स्पेशल यूनिट है जिसे कहते हैं डॉब्सन यूनिट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ओजोन परत की मोटाई या हेल्थ नापने का एक तरीका है। इससे पता चलता है कि हवा के एक कॉलम में ओजोन की मात्रा कितनी है और हमारी ये ढाल कितनी मजबूत है। और यहीं से कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी ये ज़रूरी ढाल, खास तौर पर एंटार्क्टिका के ऊपर, बहुत तेज़ी से पतली होती जा रही है। ये सुनने में ऐसा लगता था मानो किसी ने आसमान में एक बड़ा सा छेद कर दिया हो। तुम इस कहानी का विलन कौन था? वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या शॉर्ट में कहें तो CFCs। ये इंसान के बनाए हुए सिंथेटिक केमिकल्स थे जो उस जमाने में फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में बहुत आम थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली ये चीजें हमारे सुरक्षा कवच को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए अब जरा ध्यान से समझते हैं कि CFCs ओजोन को तबाह कैसे करते हैं। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। स्टेप 1, CFCs हल्के होते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर उठकर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं। स्टेप 2, वहां सूरज की तेज UV किरणें इन CFC मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती हैं। स्टेप 3, इस टूटने की वजह से एक क्लोरीन एटम आजाद हो जाता है। और अब आता है स्टेप 4, जो सबसे खतरनाक है। ये अकेला क्लोरीन एटम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब ये खुद खत्म हुए बिना एक के बाद एक हजारों लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ता चला जाता है। एक अकेला क्लोरीन एटम तबाही का समान था। जब ये भयानक सच्चाई सामने आई तो दुनिया ने जो किया उसे अक्सर मानवता का सबसे बेहतरीन पल कहा जाता है। खतरा बड़ा था और उसे देखकर दुनिया के सारे देश सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आ गए। और इसी एकता का नतीजा था 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पता है, इसे इतिहास की सबसे कामयाब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में से एक क्यों मानते हैं? क्योंकि दुनिया के हर देश ने इसे अपनाया। इसका लक्ष्य एकदम साफ था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFCs का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना। और इसी ऐतिहासिक समझौते की याद में हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा कभी कभी होता है ना कि एक दवा का कोई साइड इफेक्ट निकल आता है, बस वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। ओजोन संकट के समाधान ने एक नई अनदेखी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। CFCs की जगह पर जिन नए केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ उन्हें कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या HFCs। अच्छी बात यह थी कि HFCs ओजोन लेयर के लिए बिल्कुल सेफ थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बुरी खबर भी थी। ये HFCs बहुत ही ताकतवर ग्रीन हाउस गैसेस थीं जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेजी से बढ़ा रही थी। और ये स्लाइड इस दुविधा को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है CFCs जिनका ओजोन पर असर बहुत ज्यादा था पर क्लाइमेट पर कम। दूसरी तरफ है HFCs जिनका ओजोन पर असर 0 था लेकिन क्लाइमेट पर असर
बहुत ही ज्यादा। मतलब हमने एक समस्या को सुलझाया पर अनजाने में एक दूसरी बड़ी समस्या को दावत दे दी। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, जो हमें भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जब विज्ञान हमें रास्ता दिखाए तो हमें अपने सॉल्यूशंस को भी वक्त के साथ बेहतर बनाते रहना पड़ता है। और दुनिया ने एक बार फिर यही करके दिखाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक जरूरी अपडेट जोड़ा गया जिसे किगाली अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका एक ही मकसद था, HFCs के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को धीरे धीरे करके खत्म करना। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। अनुमान है कि सिर्फ ये एक संशोधन इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग को आधा डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक बार की चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। पहला, ओजोन हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। दूसरा, CFCs उस सुरक्षा को तबाह कर रहे थे। तीसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन को बचाने के लिए CFCs को बैन किया। और चौथा, किगाली अमेंडमेंट ने क्लाइमेट को बचाने के लिए उनके रिप्लेसमेंट यानी HFCs को बैन कर दिया। देखिए, एक पूरी कंप्लीट सोल्यूशन की कहानी। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमने मिलकर एक बार अपनी ढाल को बचा लिया था। क्या एकता और विज्ञान पर भरोसे की ये कहानी आज और आने वाले समय की बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है?